अब दिखाते हैं आपको 1 मिनट एक खबर। देश छोड़ने के बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को यूएई ने अपनी शरण दे दी है। अपने यहाँ पर यूएई में शरण मिलने के बाद पहली बार अशरफ गनी मीडिया के सामने आए हैं, जहां से उन्होंने देश के नाम संबोधन में अपने भागने की वजह साफ की है। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति देश छोड़ने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हैं, जहां से उन्होंने देश के नाम संबोधन में अपने भागने के पीछे की वजह बताई। अपने संबोधन में गनी ने कहा है कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं वहां रहता तो दुनिया एक और अफगान राष्ट्रपति को मरते देखती और एक और शर्मनाक त्रासदी दोहराती। इसीलिए मैं वहां नहीं रुका, क्योंकि अगर वह देश में रुक जाते तो वहां हिंसा बढ़ जाती। संयुक्त अरब अमीरात ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मानवीय आधार पर गनी और उनके परिवार को देश में पनाह दी है। 20 साल के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद एक बार फिर से तालिबान का क्रूर चेहरा सबके सामने है। फिर से अफगानिस्तान में वो लोगों पर जुल्म कर रहा है। 15 अगस्त को तालिबानियों ने कंदाहार स्टेडियम में अफगान फोर्स के 4 कमांडोज को फांसी पर लटका दिया। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि महिलाओं को उनका अधिकार देंगे, लेकिन कल ही बुर्का न पहनने की वजह से तालिबान के आतंकियों ने महिला को गोली मार दी। अफगानिस्तान में बंदूक और हथियारों के दम पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को लेकर जो डर था वो अब साफ देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान से अब तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तालिबान ने कंधार स्टेडियम में अफगान सेना के 4 बड़े कमांडर्स को फांसी पर लटका दिया है। मारे गए चारों कमांडर्स में एक कमांडर हाशिम रेगवाल भी थे, जो जनरल अब्दुल राजिक के खास कमांडर्स में शामिल थे। तो वहीं 20 साल बाद सत्ता में लौटा तालिबान महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उसके दावों में कितनी सच्चाई है उसकी गवाह है ये तस्वीरें, जहां एक महिला को बुर्का न पहनने की वजह से तालिबान के आतंकियों ने उसे गोली मार दी। उधर काबुल में भी महिलाओं को डर सता रहा है कि तालिबान उनकी आज़ादी छीन लेगा। महिलाओं ने तालिबानियों के खिलाफ विरोध किया। वर्ष 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब भी तालिबान ने महिलाओं के नौकरी करने पर पाबंदी लगा दी थी और यही डर महिलाओं को फिर सता रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से उसके आतंक की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। काबुल की सड़कों पर बंदूकों के साथ गश्त करते नजर आए तालिबानी, जो बंदूक के दम पर शांति बहाल करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बंदूक के दम पर कभी अमन और शांति आ सकती है? ये तस्वीर अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने का दावा करने वाले तालिबान का सच बयां कर रही है। इस वीडियो को देखकर आप तालिबान के आतंक का अंदाजा लगा सकते हैं। काबुल की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके गश्त कर रहे हैं। बंदूक के दम पर शांति बहाल करने और हालात को सामान्य करने की बात करने वाले तालिबान का यही तरीका है। जो गाड़ियां कभी अफगान पुलिस की हुआ करती थी, उनमें अब तालिबानी आतंकी घूम रहे हैं। तो वहीं तालिबान के खिलाफ पिछले कुछ सालों से जंग लड़ रही बल्ख प्रांत की गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबान ने बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर हैं। तालिबान एक तरफ कह रहा है कि वह बदले की भावना नहीं रखता और सबको माफ कर चुका है, लेकिन उसने अफगान की लेडी गवर्नर को कैद कर उसने अपना 20 साल पुराना क्रूर चेहरा सारी दुनिया को दिखा दिया है। अफगानिस्तान में बंदूक और हथियारों के दम पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को लेकर जो डर था वो अब साफ देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत तकनीक और रक्षा व्यवस्था पर खुली बहस की अध्यक्षता करता नजर आया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की और इसका समर्थन भी किया। तो वहीं भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात बदले हैं, इसलिए भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल भारत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में संरक्षकों की रक्षा प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर खुली बहस हुई, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। इस खुली बहस में एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म के रोल आउट में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन कर रहा है। I'm pleased to announce that we have signed an MOU between the Government of India and the UN in support of the Partnership for Technology in Peacekeeping initiative.
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरा माहौल बदल चुका है। भारत भी तालिबान को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन इसी बीच पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा है कि भारत सरकार को तालिबान के साथ बात करनी चाहिए और उनके साथ बातचीत के जरिए एक नया राजनयिक संबंध बनाना चाहिए। नटवर सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन हालात अब बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। ऐसे हालात में भारत को तालिबान से बात करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य की बयानबाजी के बाद से बोर्ड विवादों में पड़ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी ने अफगानिस्तान के बदले हालात को लेकर कहा कि ये तालिबान की जीत है, तो वहीं मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा कि इन्हें तालिबानी अफगानी कहना चाहिए। तालिबान के समर्थन में AIMPLB के 2 सदस्यों के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विवाद में पड़ गया है। AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी ने एक बयान में न सिर्फ तालिबान की जीत को सही बताया, बल्कि उसकी तरक्की के लिए दुआ की। ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वहीं AIMPLB सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने ट्वीट किया, तालिबान की फतह असबाब वसाइल से नहीं, ईमान और यकीन की दौलत से हुई। तालिबान ने साबित किया, जिंदगी ताकत नहीं अल्लाह की मदद से जीती जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दोनों बयानों को अपने सदस्यों की निजी राय बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी तालिबान को लेकर कहा कि उन्हें तालिबानी क्यों कहा जा रहा है, उन्हें अफगानी कहिए। आप तालिबान क्यों कह रहे हैं, आप उनको अफगानी कहिए, तो अफगानी ही वो भी। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार करना शुरू किया है और इसीलिए आज यूपी बीजेपी के नेता दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसीलिए आज दिल्ली में यूपी के बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के घर आज शाम को हो सकती है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक से पहले 16 अगस्त से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा 3600 किलोमीटर की होगी। यात्रा के दौरान संबंधित जिलों के विधायक, सांसद और राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 नए जजेस के नाम की सिफारिश कर दी है, जिसमें 3 महिला जजेस के नाम शामिल हैं, जिसके बाद से ये कयास लग रहे हैं कि जल्द ही भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 नए जजों के नाम की सिफारिश कर दी है। इन नामों में 3 महिला जजों के नाम भी शामिल हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली बार कोई महिला जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। कॉलेजियम की ओर से दिए गए नामों में 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन नामों का चयन 17 अगस्त को NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की बैठक के बाद तय हुआ है। जस्टिस नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 रह गई है। इन 9 नामों को अगर मंजूरी मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर जजों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के 19 मार्च 2019 को रिटायरमेंट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में किसी नए जज की नियुक्ति नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो उसको देखते हुए 1 सितंबर से सरकार ने स्कूल्स को खोलने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 6ठी से 8वीं कक्षा की ऑफलाइन क्लास 23 अगस्त से शुरू होगी। वहीं 1ली से 5वीं कक्षा की क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी।
सरकार ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होंगी। बेसिक शिक्षा विभाग कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक स्कूलों को गाइडलाइन जारी करेगा। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से ही माध्यमिक, उच्च और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ क्लासेस शुरू हो गई हैं। हर जगह क्लासेस 2 शिफ्ट में चलेंगी ताकि छात्रों में कोरोना के संक्रमण का कोई खतरा ना हो। साथ ही साथ स्कूल आने वाले छात्र अभिभावक की अनुमति के बाद ही स्कूल में पढ़ाई के लिए आ सकेंगे। इसके साथ साथ स्कूल आने वाले सभी छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आगे खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को गुजरात में सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह 11 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे और परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे। समुद्र दर्शन पथ और सोमनाथ प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। सोमनाथ मंदिर परिसर में पार्वती माता मंदिर की नींव रखेंगे। सोमनाथ मंदिर से जुड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत 47 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल होंगे। WHO को भारत और युगांडा में कोविशील्ड की नकली वैक्सीन कोरोना वैक्सीन मिली है। उसके बाद से WHO ने वैक्सीन को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत और युगांडा में कोविशील्ड की नकली कोरोना वैक्सीन मिली है, जिसके बाद WHO ने वैक्सीन को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि नकली कोरोना वैक्सीन की पहचान करके इसे तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए। नकली वैक्सीन दुनिया भर में लोगों की सेहत से जुड़ा बड़ा खतरा है। बैच नंबर और एक्सपायरी डेट के जरिए इस नकली वैक्सीन की पहचान की गई, जिसे WHO के ग्लोबल सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ने पकड़ा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत दी गई है, जिसके बाद लोकल ट्रेनों में मुसाफिरों की संख्या बढ़कर अब करीब 36 लाख हो गई है। ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ने की आशंका है। मुंबई पुलिस ने एक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग युवक शामिल। मुंबई पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने सेक्सटॉर्शन में 258 लोगों को फंसाया था, जिसमें बॉलीवुड समेत टीवी के 100 सितारे भी शामिल हैं। गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड और टीवी सितारों से दोस्ती कर उनके अश्लील वीडियो बना लेते थे और बाद में वीडियो के बदले लाखों रुपए वसूलते थे। विक्टिम ने आके हमें कंप्लेंट दी थी कि उसको सेक्सटॉर्शन के रैकेट में फंसाया जा रहा है और उसके मॉड किए हुए वीडियोस या फोटोज लेके जो आरोपी है वो उनको पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ये आरोपी बाद में वीडियो के ग्रैब, ट्विटर, डार्कनेट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे लोगों को बेच दिया करते थे। मुंबई पुलिस ने नागपुर, ओडिशा, गुजरात और कोलकाता से जिन 4 आरोपियों को पकड़ा, उनमें 2 आरोपी पेशे से इंजीनियर हैं, जबकि एक आरोपी नाबालिग है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.